वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक्स से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is Civil Disobedience Movement from the book Spectrum Modern History, Chapter 19। इस टॉपिक का समरी नोट्स और एमसीक्यूज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं दिसंबर 1928 के कांग्रेस के कलकत्ता सेशन से। यहां नेहरू रिपोर्ट को अप्रूव तो किया गया, लेकिन जो यंगर लीडर्स थे जैसे जेएल नेहरू, सुभाष बोस, सत्यमूर्ति, वो डोमिनियन स्टेटस से सैटिस्फाइड नहीं थे। बिल्कुल नहीं। उनकी मांग थी पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हाँ। और देखिए, जो ओल्डर लीडर्स थे, गांधी जी और मोतीलाल नेहरू जैसे, वो चाहते थे कि भाई डोमिनियन स्टेटस की मांग इतनी जल्दी ड्रॉप ना की जाए। मतलब बड़ी मुश्किल से कंसेंसस बना था इस पर। अच्छा। इनिशियली तो ये सजेशन था कि सरकार को 2 ईयर ग्रेस पीरियड दिया जाए, लेकिन जो यंगर एलिमेंट्स का प्रेशर था उसमें इसे घटाकर 1 ईयर कर दिया गया। 1 ईयर, अच्छा। हाँ, और कांग्रेस ने फिर डिसाइड किया कि अगर 1 साल में डोमिनियन स्टेटस बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं हुआ तो कांग्रेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करेगी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेगी। तो मतलब एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया गया था। जी बिल्कुल, 1 साल का अल्टीमेटम। फिर आता है 1929 का साल। ये साल तो पॉलिटिकल एक्टिविटी से काफी भरा हुआ लगता है। बहुत ज्यादा। गांधी जी ने तो पूरे साल ट्रैवल किया, लोगों को डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन के लिए प्रिपेयर किया, कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑर्गेनाइज किया। हाँ, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कमेटी भी बनाई थी, है ना? जी हाँ। गांधी जी ने मार्च 1929 में कलकत्ता में कैंपेन शुरू किया और उनकी अरेस्ट भी हुई। देश भर में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, मतलब बॉन्डफायर्स हुए। और भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए इस साल, जैसे मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस मार्च में। हाँ, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस। फिर अप्रैल में भगत सिंह और बीके दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब एक्सप्लोजन किया। राइट। और मई में ब्रिटेन में रैमजी मैकडॉनल्ड की लेबर गवर्नमेंट सत्ता में आई। वेजवुड बेन नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बने। तो माहौल काफी चार्ज था। इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले लॉर्ड इरविन का एक डिक्लेरेशन आता है अक्टूबर 31, 1929 को। इसका पर्पस क्या था? देखिए, इसका स्टेटेड पर्पस था रिस्टोर फेथ इन द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी। ये लेबर गवर्नमेंट और कंजर्वेटिव वाइसरॉय इरविन का एक मिला जुला एफर्ट था। अच्छा। डिक्लेरेशन में कहा गया कि जो 1917 का डिक्लेरेशन था उसमें ये इम्प्लिसिट है, मतलब निहित है, कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस का नेचुरल इशू डोमिनियन स्टेटस अटेनमेंट है। लेकिन कोई टाइम स्केल नहीं दिया गया था। बिल्कुल नहीं, कोई टाइम स्केल नहीं। और इरविन ने साइमन कमीशन रिपोर्ट के बाद एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आरटीसी का प्रॉमिस भी किया लंदन में। इस डिक्लेरेशन की रिस्पांस में फिर नेशनलिस्ट लीडर्स ने दिल्ली मैनिफेस्टो जारी किया नवंबर 2, 1929 को। इसमें आरटीसी अटेंड करने के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई थी, है ना? जी हाँ, मेजर कंडीशंस थी। पहली तो ये कि आरटीसी का पर्पस ये डिटरमिन करना नहीं होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस कब मिलेगा, बल्कि उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट करना होना चाहिए। मतलब एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम करे। मतलब सीधे इम्प्लीमेंटेशन पर बात हो। एग्जैक्टली। और डोमिनियन स्टेटस का बेसिक प्रिंसिपल इमीडिएटली एक्सेप्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन हो। और तीसरी थी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए जनरल एमनेस्टी और एक कंसिलिएशन की पॉलिसी अपनाई जाए। और इरविन का रिस्पांस क्या था इस पर? इरविन का रिस्पांस नेगेटिव था। दिसंबर 1929 में गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और दूसरे लीडर्स इरविन से मिले। उन्होंने अश्योरेंस मांगा कि आरटीसी का पर्पस डोमिनियन स्टेटस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ड्राफ्ट करना ही है। और इरविन ने साफ मना कर दिया। उन्होंने दिल्ली मैनिफेस्टो की डिमांड्स रिजेक्ट कर दी। तो अब कॉन्फ्रंटेशन तय हो गया था, रास्ता बातचीत का बंद हो गया था एक तरह से। इसके बाद आता है हिस्टोरिक लाहौर कांग्रेस सेशन दिसंबर 1929 में। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने गांधी जी के बैकिंग से। नेहरू को क्यों चुना गया? हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस थी। इसके पीछे 2 मेन रीजंस माने जाते हैं। एक तो ओकेजन की अपोजिटनेस, मतलब कांग्रेस अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल एक्सेप्ट करने जा रही थी, तो उसके लिए नेहरू जैसा युवा चेहरा उपयुक्त था। सही।
और दूसरा यूथ अपसर्च को एक्नॉलेज करना था। साइमन कमीशन के खिलाफ जो कैंपेन सक्सेसफुल रहा था, उसमें युवाओं का बड़ा रोल था। नेहरू उस यूथ एनर्जी को रिप्रेजेंट करते थे। और नेहरू की प्रेसिडेंशियल एड्रेस भी काफी इंपैक्टफुल मानी जाती है। उन्होंने खुद को सोशलिस्ट और रिपब्लिकन बताया था। जी हाँ, बहुत पावरफुल एड्रेस थी। उन्होंने कहा था कि लिबरेशन डिड नॉट मीन ओनली थ्रोइंग ऑफ द फॉरेन योक, मतलब आज़ादी सिर्फ विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। उन्होंने मास मूवमेंट को पीसफुल रखने पर भी जोर दिया। लाहौर सेशन की मेजर डिसीजंस क्या थे फिर? सबसे महत्वपूर्ण तो यही था कि आरटीसी का बॉयकॉट किया जाएगा। दूसरा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का एम घोषित किया गया। ये सबसे बड़ा फैसला था। बिल्कुल। तीसरा, CWC को सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च करने के लिए ऑथोराइज किया गया, जिसमें नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी शामिल था। और चौथा, सभी लेजिस्लेटर्स को अपनी सीट से रिजाइन करने का कॉल दिया गया। और एक और महत्वपूर्ण फैसला था जनवरी 26, 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाने का। जी हाँ, स्वराज डे। और फिर 31 दिसंबर 1929 की आधी रात को वो रावी नदी के किनारे वाला सीन। हाँ, वो बहुत सिंबॉलिक मोमेंट था। रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू ने नया ट्राई कलर फ्लैग फहराया। इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच एक नए युग की शुरुआत का संकेत था वो। और 26 जनवरी 1930 को देश भर में इंडिपेंडेंस प्लेज पढ़ा गया। जी, ये प्लेज माना जाता है कि गांधी जी ने ड्राफ्ट किया था। इसमें ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और स्पिरिचुअल एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट किया गया और पूर्ण स्वराज अटेन करने के लिए ब्रिटिश कनेक्शन को सेवर करने और सिविल डिसोबीडियंस, जिसमें नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस भी शामिल था, उसकी तैयारी करने का कॉल दिया गया। लाहौर कांग्रेस के मैंडेट को आगे बढ़ाते हुए गांधी जी ने सरकार के सामने अपनी 11 डिमांड्स रखी। एक तरह का अल्टीमेटम था ये। 31 जनवरी 1930 तक का टाइम दिया गया। ये डिमांड्स क्या थी? हाँ, ये 11 डिमांड्स बहुत स्ट्रेटेजिकली रखी गई थीं। इन्हें हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ओके। पहली कैटेगरी थी जनरल इंटरेस्ट की डिमांड्स, जैसे आर्मी और सिविल सर्विसेज के एक्सपेंडिचर में 50% रिडक्शन, टोटल प्रोहिबिशन यानी पूर्ण शराबबंदी, CID में रिफॉर्म्स, आर्म्स एक्ट में बदलाव ताकि जनता का कंट्रोल हो, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज और पोस्टल रिजर्वेशन बिल की एक्सेप्टेंस। ये तो काफी वाइड रेंजिंग थी। हाँ, दूसरी कैटेगरी थी स्पेसिफिक बुर्जुआ डिमांड्स की। इसमें रूपी स्टर्लिंग रेशो घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस करना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन देना और कोस्टल शिपिंग को इंडियंस के लिए रिजर्व करना शामिल था। यानी बिजनेस इंटरेस्ट का ध्यान रखा गया। जी। और तीसरी कैटेगरी थी स्पेसिफिक पेजेंट डिमांड्स की। इसमें लैंड रेवेन्यू में 50% रिडक्शन और सबसे महत्वपूर्ण सॉल्ट टैक्स और गवर्नमेंट सॉल्ट मोनोपोली को अबॉलिश करना। सॉल्ट टैक्स, हाँ, ये आगे चलकर बहुत बड़ा मुद्दा बना। बिल्कुल। तो इन 11 डिमांड्स पर गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या रहा? कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। सरकार ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया और फरवरी 1930 के अंत तक गांधी जी ने यह डिसाइड कर लिया था कि सॉल्ट यानी नमक को ही मूवमेंट का सेंट्रल फॉर्मूला बनाया जाएगा। सॉल्ट ही क्यों चुना गया, ये सवाल अक्सर उठता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, गांधी जी के अपने शब्दों में देयर इज नो अदर आर्टिकल लाइक सॉल्ट outside water, by taxing which the government can reach the starving millions. मतलब पानी के अलावा नमक जैसी कोई और चीज नहीं है जिस पर टैक्स लगाकर सरकार लाखों भूखे लोगों तक पहुंच सकती है। मतलब ये सबसे बेसिक जरूरत थी। बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल ग्रीवेंस था, हर घर हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ, खासकर रूरल पुअर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ, और इसमें कोई सोशली डिवाइसिव इम्प्लीकेशंस नहीं थे। मतलब ये समाज को बांटने वाला मुद्दा नहीं था। अच्छा, जैसे खादी था। हाँ, कुछ हद तक खादी की तरह ये सेल्फ हेल्प से गरीबों को कुछ इनकम दे सकता था नमक बनाकर, और ये अर्बन पॉपुलस को, मतलब शहरी जनता को, मास सफरिंग के साथ सिंबॉलिकली आइडेंटिफाई होने का एक मौका देता था। बहुत ही ब्रिलियंट चॉइस थी ये। एंड देन बिगैन द आइकॉनिक दांडी मार्च, 12th मार्च से 6th अप्रैल 1930। यस, मार्च तो 1930 को गांधी जी ने वाइसरॉय को अपने प्लान के बारे में इन्फॉर्म किया था। फिर मार्च 12 को साबरमती आश्रम से 78 मेंबर्स के साथ ये 240 माइल्स की यात्रा शुरू हुई। रोजाना मीलों पैदल चलना,
रास्ते में हजारों लोग जुड़ते गए, भाषण होते थे, माहौल बनता जा रहा था। पूरा देश देख रहा था। हाँ, पूरी दुनिया की नजरें थी। न्यूज़पेपर्स ने इसे एक्सटेंसिवली कवर किया। अप्रैल 6 को दांडी पहुंचकर समुद्र के किनारे गांधी जी ने छूकर नमक उठाया और सिंबॉलिकली कानून तोड़ा। ये ब्रिटिश मेड लॉज और ब्रिटिश रूल को रिजेक्ट करने का एक बहुत पावरफुल सिंबल था। मार्च शुरू होने से पहले गांधी जी ने फ्यूचर एक्शन के लिए कुछ डायरेक्शंस भी दिए थे, अगर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए तो। जी हाँ, बिल्कुल क्लियर डायरेक्शंस थे। पहला, सॉल्ट लॉ का सिविल डिसोबीडियंस जहां भी पॉसिबल हो किया जाए। दूसरा, फॉरेन लिकर और क्लॉथ शॉप्स की पिकेटिंग की जाए। तीसरा, अगर लोगों में स्ट्रेंथ हो तो टैक्स रिफ्यूजल किया जाए। और चौथा, लॉयर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ दें। पांचवा, पब्लिक गवर्नमेंट कोर्ट्स का बॉयकॉट करे। छठा, गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपनी जॉब से रिजाइन करें। और सबसे जरूरी बात, ये सब ट्रूथ और नॉन वायलेंस के साथ किया जाए। और लीडरशिप? गांधी जी के अरेस्ट के बाद लोकल लीडर्स को ओबे करने के निर्देश थे। मार्च के दौरान ही गुजरात में करीब 300 विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन भी कर दिया था। दांडी में नमक कानून तोड़ने के बाद ये डिफायंस पूरे देश में कैसे फैला? बहुत तेजी से फैला। अप्रैल 1930 में जब नेहरू को अरेस्ट किया गया तो मद्रास, कलकत्ता, कराची में ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। फिर मई 4, 1930 को गांधी जी की अरेस्ट हुई, जो वो धारासना सॉल्ट वर्क्स पर रेड लीड करने वाले थे। हाँ, धारासना रेड से ठीक पहले। जी। उनकी अरेस्ट के बाद तो जैसे उबाल आ गया। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और स्पेशली शोलापुर में मैसिव प्रोटेस्ट्स हुए। गांधी जी के अरेस्ट के बाद CWC ने कुछ और कार्यक्रमों को सैंक्शन किया, जैसे रॉयतवारी एरियाज में नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, जमींदारी एरियाज में नो चौकीदारा टैक्स कैंपेन और सेंट्रल प्रोविंसेस में वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट लॉज। चलिए थोड़ा रीजनल स्प्रेड देख लेते हैं, अलग अलग जगहों पर ये सत्याग्रह कैसे चला। तमिलनाडु में C. राजागोपालाचारी ने लीडरशिप संभाली। उन्होंने त्रिशुनापल्ली से वेदारण्यम तक एक सॉल्ट मार्च ऑर्गेनाइज किया। वहां भी वाइड स्प्रेड पिकेटिंग हुई। एंटी लिकर कैंपेन काफी स्ट्रांग रहा। कुछ जगहों पर वायलेंस भी हुआ। मालाबार रीजन में? मालाबार में के किलापन, जो वाइकॉम सत्याग्रह से जुड़े थे, उन्होंने सॉल्ट मार्चेस ऑर्गेनाइज किए। पी. कृष्णा पिल्लई ने कैलिकट बीच पर पुलिस लाठी चार्ज के बावजूद नेशनल फ्लैग को गिरने नहीं दिया, उसे डिफेंड किया। ये काफी मशहूर हुआ। आंध्र प्रदेश का क्या हाल था? आंध्रा में ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सॉल्ट मार्चेस हुए। शिबिरम्स बनाए गए, मतलब मिलिट्री स्टाइल कैंप्स बनाए गए सत्याग्रहियों के लिए। मर्चेंट्स और डोमिनेंट कास्ट जैसे कम्मा और राजू ने सपोर्ट किया, लेकिन मास सपोर्ट उतना नहीं था जितना 1921-22 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में था। ओडिशा में गोपाल बंधु चौधरी की लीडरशिप में बालासोर, कटक, पुरी डिस्ट्रिक्ट्स में ये काफी इफेक्टिव रहा। वहाँ कोस्टल एरिया है तो नमक बनाना आसान था। असम का जिक्र आता है कि वहाँ 1921-22 जैसा मोमेंटम नहीं था। हाँ, असम में कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। असामीज वर्सेस बंगालीज, हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स और बाहर से आ रहे पेजेंट्स को लेकर टेंशन थी। इस वजह से वो यूनिटी नहीं बन पाई। लेकिन वहाँ कनिंघम सर्कुलर के खिलाफ एक सक्सेसफुल स्टूडेंट स्ट्राइक हुई थी मई 1930 में। ये कनिंघम सर्कुलर क्या था? ये स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से गुड बिहेवियर का बॉन्ड भरवाने का एक सर्कुलर था, ताकि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा ना ले। इसके खिलाफ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। और हाँ, चंद्रप्रभा साइकियानी ने कचारी विलेजेस में लोगों को फॉरेस्ट लॉज तोड़ने के लिए इंसाइट किया था। बंगाल में क्या स्थिति थी? बंगाल में कांग्रेस खुद ही डिवाइडेड थी, सुभाष बोस फैक्शन और JM सेनगुप्ता फैक्शन के बीच। वो लोग कलकत्ता कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में भी बिजी थे। वहाँ कम्युनल राइट्स भी हुए, ढाका और किशोरगंज में। इसलिए मुस्लिम पार्टिसिपेशन काफी कम रहा। लेकिन फिर भी हाँ, इसके बावजूद अरेस्ट्स और वायलेंस सबसे ज्यादा बंगाल में ही रिपोर्ट हुए। मिदनापुर, आरामबाग जैसी जगहों पर पावरफुल मूवमेंट्स चले, सॉल्ट सत्याग्रह भी और चौकीदारी टैक्स के खिलाफ भी। और इसी दौरान सूर्या सेन के चिटागोंग ग्रुप ने वो फेमस आर्मरी रेड की थी। हाँ, चिटागोंग आर्मरी रेड अप्रैल 1930, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। जी बिल्कुल। बिहार की बात करें तो बिहार में शुरू में चंपारण और सारण डिस्ट्रिक्ट्स में सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ। पटना में नखास पॉन्ड साइट को चुना गया नमक बनाने के लिए, लेकिन जल्द ही वहां पावरफुल नो चौकीदारी टैक्स एजिटेशन ने सॉल्ट सत्याग्रह को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, टैक्स वाला मुद्दा ज्यादा प्रभावी रहा। हाँ,
नवंबर 1930 तक तो कई इलाकों में एडमिनिस्ट्रेशन लगभग कोलैप्स हो गया था। छोटा नागपुर के ट्राइबल बेल्ट में भी बोंगा मांझी और सोमरा मांझी जैसे नेताओं ने गांधीयन इन्फ्लुएंस में मूवमेंट चलाया। हालांकि जब लोअर क्लास मिलिटेंसी बढ़ने लगी तो जो छोटे लैंडलॉर्ड्स थे उनका एंथुजियाज्म थोड़ा कम हो गया। पेशावर का जिक्र आपने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान का रोल बहुत क्रूशल था वहाँ। ओह एब्सोल्युटली, बादशाह खान या फ्रंटियर गांधीज जैसा उन्हें कहा जाता था। उनकी वॉलंटियर ब्रिगेड थी खुदाई खिदमतगाज, जिसका मतलब है सर्वेंट्स ऑफ गॉड। इन्हें रेड शर्ट्स भी कहते थे उनके कपड़ों के रंग के कारण। ये लोग बहुत एक्टिव थे। और वो गढ़वाल राइफल्स वाली घटना? हाँ, वो अप्रैल 23, 1930 की बात है। पेशावर में कांग्रेस लीडर्स की अरेस्ट के बाद मास डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। भीड़ ने शहर पर कब्जा कर लिया था कुछ समय के लिए। मार्शल लॉ लगाया गया और यहीं पर चंदर सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स के हिंदू सोल्जर्स ने अपने ऑफिसर्स का हुक्म मानने से इनकार कर दिया और अनआर्म्ड मुस्लिम क्राउड पर फायर करने से मना कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। एक ऐसा प्रोविंस जहाँ 92% मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वहाँ इतना बड़ा अपसर्ज ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत अलार्मिंग था। शोलापुर का भी जिक्र आया था। गांधी जी के अरेस्ट के बाद वहाँ काफी वायलेंस हुआ। हाँ, शोलापुर सदर्न महाराष्ट्र का एक इंडस्ट्रियल टाउन था। गांधी जी के अरेस्ट पर वहाँ फियर्सेस्ट रिस्पॉन्स देखने को मिला। टेक्सटाइल वर्कर्स हड़ताल पर चले गए। May 7 लिकर शॉप्स, रेलवे स्टेशंस, पुलिस स्टेशंस, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, सब पर हमले हुए, आग लगा दी गई। एक्टिविस्ट ने कुछ दिनों के लिए एक वर्चुअल पैरेलल गवर्नमेंट बना ली थी, जिसे बाद में मार्शल लॉ लगाकर हटाया गया May 16 के बाद। और धरासना सॉल्ट वर्क्स रेड? जी, गांधी जी के अरेस्ट के बाद भी ये हुई। जी, ये May 21, 1930 को हुई। सरोजिनी नायडू, इमाम साहेब, गांधी जी के पुराने साथी, और गांधी जी के बेटे मनीलाल गांधी ने इसे लीड किया। इसमें प्लान था कि सत्याग्रही बैचेस में सॉल्ट वर्क्स की तरफ बढ़ेंगे और नमक उठाने की कोशिश करेंगे। और हुआ क्या? पुलिस ने ब्रूटल लाठीचार्ज किया अनआर्म्ड नॉन वायलेंट सत्याग्रहियों पर। इसमें 2 लोगों की मौत हुई और 320 घायल हुए। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, वेब मिलर। उन्होंने इसकी आई विटनेस रिपोर्टिंग की, जो दुनिया भर में छपी और ब्रिटिश रिप्रेशन को एक्सपोज किया। वेब मिलर की रिपोर्टिंग काफी इन्फ्लुएंशियल रही। बहुत ज्यादा। इस तरह का सत्याग्रह फिर वदाला, बॉम्बे, कर्नाटका, आंध्रा, मिदनापुर, बालासोर, पुरी, कटक जैसी जगहों पर भी अडॉप्ट किया गया। गुजरात में कैसा रहा मूवमेंट, खासकर खेड़ा, सूरत, भरूच डिस्ट्रिक्ट्स में? गुजरात में, खासकर इन डिस्ट्रिक्ट्स में, बहुत डिटर्मिन्ड नो टैक्स मूवमेंट चला। लोगों ने लैंड रेवेन्यू देने से इनकार कर दिया। जब पुलिस रिप्रेशन बढ़ी तो हजारों विलेजर्स अपने परिवारों और मवेशियों के साथ घर बार छोड़कर नेबरिंग प्रिंसली स्टेट्स जैसे बड़ौदा चले गए और महीनों तक वहीं रहे। ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस था। महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेस में फॉरेस्ट लॉज का डिफाइंस हुआ? हाँ, इन इलाकों में फॉरेस्ट लॉज का उल्लंघन एक मेजर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट बना, जैसे ग्रेजिंग रिस्ट्रिक्शंस तोड़ना, लकड़ी काटना वगैरह। आदिवासियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यूनाइटेड प्रोविंसेस, आज का यूपी? यूपी में 2 तरह के कैंपेन चले। एक था नो रेवेन्यू कैंपेन, जिसमें जमींदार से कहा गया कि वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ना दें। दूसरा था नो रेंट कैंपेन, जिसमें टेनेंट से कहा गया कि वो जमींदार को रेंट ना दें। अक्टूबर 1930 तक ये आगरा और रायबरेली जैसे जिलों में काफी तेज हो गया था। मणिपुर और नागालैंड का भी जिक्र आता है? हाँ, वहाँ भी ब्रेव पार्टिसिपेशन रहा मणिपुर में। और नागालैंड में एक यंग नागा स्पिरिचुअल लीडर थी, रानी गाइडेनिल्यू। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने रिवोल्ट का बैनर उठाया। उनके गुरु हाइपो जाडनांग को अंग्रेजों ने 1931 में फांसी दे दी थी। रानी गाइडेनिल्यू ने आंदोलन जारी रखा। उन्हें अक्टूबर 1932 में कैप्चर किया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। उन्हें आज़ादी के बाद ही 1947 में हमारी इंटरिम गवर्नमेंट ने रिलीज किया। नेहरू ने उन्हें रानी का टाइटल दिया था। मास मोबिलाइजेशन के और क्या तरीके अपनाए गए थे इस आंदोलन में? कई इनोवेटिव तरीके थे, जैसे प्रभात फेरीज। सुबह सुबह टोलियां भजन और देशभक्ति के गीत गाते हुए निकलती थीं। बच्चों की ब्रिगेड्स बनाई गईं, वानर सेनाज लड़कों के लिए और मंजरी सेनाज लड़कियों के लिए।
सीक्रेट पत्रिकाज यानी पैम्फलेट्स छापे और बांटे जाते थे। मैजिक लैंटर्न्स शोज का भी इस्तेमाल होता था इमेजेस दिखाने और संदेश पहुंचाने के लिए। इस पूरे एजिटेशन का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा? इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट था। फॉरेन क्लॉथ और दूसरी इंपोर्टेड आइटम्स का इंपोर्ट बहुत गिर गया। गवर्नमेंट को लिकर, एक्साइज और लैंड रेवेन्यू से इनकम में भारी लॉस हुआ। लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस का भी लार्जली बॉयकॉट किया गया। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्रंट पर सरकार पर काफी दबाव बना। मास पार्टिसिपेशन की बात करें तो अलग-अलग सेक्शंस का रिस्पांस कैसा था? विमेन पार्टिसिपेशन के बारे में आपने बताया कि रिमार्केबल था। हाँ, वुमेन का पार्टिसिपेशन अभूतपूर्व था। गांधी जी ने स्पेसिफिकली उन्हें लीड करने को कहा था। इस बार वो घरों से बाहर निकलीं, उन्होंने लिकर शॉप्स और फॉरेन क्लॉथ शॉप्स की पिकेटिंग की, जुलूसों में शामिल हुईं, जेल गईं। ये उनके लिए एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था। पब्लिक स्फीयर में उनकी एंट्री को मार्क करता है ये। स्टूडेंट्स का रोल? स्टूडेंट्स और यूथ हमेशा की तरह बॉयकॉट्स और प्रोटेस्ट में बहुत एक्टिव रहे, खासकर फॉरेन क्लॉथ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बॉयकॉट में। मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन के बारे में क्या कहेंगे? आपने बताया एनसीएम लेवल का नहीं था। हाँ, ये एक फैक्ट है कि 1920-22 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लेवल का पार्टिसिपेशन नहीं था। इसके कई कारण थे। कुछ मुस्लिम लीडर्स ने अलग रहने की अपील्स की, सरकार ने भी कम्युनल डिसेंशन को इनकरेज किया, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं था। कहाँ था? NWFP में तो ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन था, जैसा हमने देखा। बंगाल में सेनहटा, त्रिपुरा, गाईबंधा, बगोरा, नुआखाली जैसी जगहों पर मिडिल क्लास मुस्लिम पार्टिसिपेशन सिग्निफिकेंट था। ढाका में मुस्लिम लीडर्स, शॉपकीपर्स, लोअर क्लास के लोग, यहाँ तक कि अपर क्लास की महिलाएं भी एक्टिव थीं। बिहार, दिल्ली, लखनऊ की मुस्लिम वीविंग कम्युनिटी भी इफेक्टिवली मोबिलाइज हुई थी। तो पिक्चर थोड़ी मिक्स थी। मर्चेंट्स और पेटी ट्रेडर्स, इनका सपोर्ट बहुत एंथुजियास्टिक था। ट्रेडर्स एसोसिएशंस ने बॉयकॉट को इम्प्लीमेंट करने में बहुत एक्टिव रोल निभाया, खासकर तमिलनाडु और पंजाब में। कई बार तो उन्होंने इंपोर्ट करने से ही मना कर दिया। ट्राइबल्स का पार्टिसिपेशन, ट्राइबल्स भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, खासकर सेंट्रल प्रोविंसेस, महाराष्ट्र, कर्नाटका में, जहां फॉरेस्ट सत्याग्रह प्रमुख था। वर्कर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, खासकर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, शोलापुर जैसे इंडस्ट्रियल सेंटर्स में स्ट्राइक्स हुई। हालांकि एनसीएम जैसा बड़ा लेबर अपसर्ज इस बार नहीं था। खासकर यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और गुजरात में, जहां नो रेंट और नो टैक्स कैंपेन्स चले। गवर्नमेंट का रिस्पांस कैसा रहा इस सब पर? शुरू में तो एम्बिवेलेंट बताया आपने। हाँ, सरकार शुरू में काफी पजल्ड और एम्बिवेलेंट थी पूरे 1930 के दौरान। फोर्स यूज करते तो कांग्रेस रिप्रेशन का आरोप लगाती, एक्शन कम लेते तो कांग्रेस इसे अपनी विक्ट्री बताती। गांधी जी की अरेस्ट भी काफी हेजिटेशन के बाद हुई थी मई में। लेकिन रिप्रेशन तो हुआ। हाँ, जब रिप्रेशन शुरू हुआ तो ऑर्डिनेंसेस का खुलकर इस्तेमाल किया गया, प्रेस पर गैगिंग लगाई गई, कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया। हालांकि जून तक नहीं किया था। लाठी चार्जेस, फायरिंग आम हो गई। हजारों लोगों को, करीब 90,000 लोगों को जेल में डाला गया सीडीएम के दौरान। 90,000? ये एनसीएम से काफी ज्यादा है। जी हाँ, एनसीएम में करीब 30,000 अरेस्ट हुई थी, यहाँ 3 गुना ज्यादा। इसी बीच साइमन कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई जून 1930, जिसमें डोमिनियन स्टेटस का कोई जिक्र नहीं था। इसने मॉडरेट ओपिनियन को भी काफी अपसेट किया। तो फिर ट्रूस एफर्ट्स कब शुरू हुए? समझौते की कोशिशें? ये कोशिशें जुलाई 1930 में शुरू हुईं। वाइसरॉय अर्विन ने आरटीसी का सजेशन दिया और डोमिनियन स्टेटस के गोल को रीआइटरेट किया, थोड़ा नरम रुख अपनाया। तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकार जैसे लिबरल लीडर्स को कांग्रेस और गवर्नमेंट के बीच पीस एक्सप्लोर करने की परमिशन दी गई। और उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की? हाँ, अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को यरावदा जेल ले जाया गया, जहां गांधी जी बंद थे ताकि बातचीत हो सके। इन टॉक्स का रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट कुछ नहीं निकला। कांग्रेस लीडर्स ने अपनी डिमांड्स रीआइटरेट की। पहला, ब्रिटेन से सेसीड करने का अधिकार। दूसरा, डिफेंस ऑफ फाइनेंस पर कंट्रोल के साथ एक कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट। और तीसरा, ब्रिटेन के फाइनेंशियल क्लेम्स की जांच के लिए एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल। ये तो काफी बड़ी डिमांड्स थी। हाँ, और अर्विन इन पर सहमत नहीं हुए, तो टॉक्स ब्रोक डाउन हो गई। लेकिन फिर गांधी इरविन पैक्ट कैसे हुआ? जनवरी 1931 में तो गांधी जी रिलीज हो गए थे। जी, माहौल बदल रहा था। सरकार को भी लग रहा था कि बिना कांग्रेस के आरटीसी का कोई मतलब नहीं है।
जनवरी 25, 1931 को गांधी जी और CWC के सभी मेंबर्स को अनकंडीशनली रिलीज कर दिया गया। CWC ने फिर गांधी जी को वाइसरॉय के साथ डिस्कशंस इनिशिएट करने के लिए ऑथराइज किया। और इन्हीं डिस्कशंस का नतीजा था दिल्ली पैक्ट, या जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ये फरवरी 14, 1931 को साइन हुआ। एक्चुअली साइनिंग डेट मार्च 5, 1931 थी। बातचीत फरवरी में शुरू हुई थी। ये पैक्ट इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि इसने कांग्रेस को गवर्नमेंट के साथ इक्वल फुटिंग पर लाकर खड़ा कर दिया। पहली बार वाइसरॉय और गांधी जी के बीच बराबरी का समझौता हो रहा था। इस पैक्ट के मेन पॉइंट्स क्या थे? गवर्नमेंट की तरफ से इरविन ने क्या अग्री किया? इरविन ने कई बातें मानी। पहला, उन सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इमीडिएट रिलीज करना जिन पर वायलेंस का आरोप नहीं था। दूसरा, जो फाइन्स वसूल नहीं हुए थे उनकी रेमिशन यानी माफी। तीसरा, सत्याग्रहियों की जब्त की गई जमीनें जो अभी तक बेची नहीं गई थीं उन्हें वापस करना। अच्छा, ये किसानों के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। बिल्कुल। चौथा, जिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने रिजाइन कर दिया था उनके प्रति लीनियंट ट्रीटमेंट रखना। पांचवा, कोस्टल विलेजेस में रहने वाले लोगों को पर्सनल यूज के लिए सॉल्ट बनाने का अधिकार देना। छठा, पीसफुल पिकेटिंग का अधिकार देना। और सातवां, सारे इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस विड्रॉ करना। और गांधी जी की कौन सी डिमांड्स रिजेक्ट हुई? 2 की डिमांड्स रिजेक्ट हुई। पहली, पुलिस एक्सेसेस की पब्लिक इंक्वायरी की मांग। इरविन ने कहा कि इससे पुलिस का मोरल गिरेगा। और दूसरी, भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स सुखदेव और राजगुरु की डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कम्यूट करने की मांग। इरविन इस पर राजी नहीं हुए। ये दूसरा पॉइंट तो काफी कंट्रोवर्शियल रहा। हाँ, बहुत ज्यादा। युवाओं में इससे भारी निराशा हुई। और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने क्या अग्री किया? गांधी जी ने अग्री किया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा और कांग्रेस नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। आरटीसी में कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पर बात होनी थी, जिसमें फेडरेशन, इंडियन रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिजर्वेशंस, सेफगार्ड्स जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, माइनॉरिटीज, फाइनेंशियल क्रेडिट शामिल थे। अब आते हैं इवैल्यूएशन पर। क्या गांधी इरविन पैक्ट एक रिट्रीट था, एक पीछे हटना? देखिए, इसे सीधे तौर पर रिट्रीट कहना शायद सही ना हो। इसके पक्ष में आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि मास मूवमेंट्स शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जनता की सैक्रिफाइस करने की कैपेसिटी लिमिटेड होती है और सितंबर 1930 तक एग्जॉशन के साइंस दिखने भी लगे थे, खासकर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स में। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट तो थी। डेफिनेटली। जैसा मैंने कहा, यूथ बहुत डिसअपॉइंटेड थे, खासकर भगत सिंह की फांसी न रुकवाने को लेकर। गुजरात के पेजेंट्स भी डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उनकी जमीनें इमीडिएटली रिस्टोर नहीं हुई, सिर्फ अनसोल्ड लैंड्स की बात थी। हाँ, ये पॉइंट था। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से लोग जुबलेंट भी थे, खुश थे। उन्हें लगा कि गवर्नमेंट ने मूवमेंट को सिग्निफिकेंट माना है, उनके लीडर को इक्वल ट्रीट किया है। पॉलिटिकल प्रिजनर्स का जब रिलीज हुआ तो उनका हीरोज वेलकम हुआ जगह जगह, तो मिली-जुली प्रतिक्रिया थी। अगर हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट NCM से कंपेयर करें तो क्या की डिफरेंसेस नजर आते हैं? कई की डिफरेंसेस हैं। पहला तो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव का। CDM का लक्ष्य शुरू से पूर्ण स्वराज था, जबकि NCM का लक्ष्य स्पेसिफिक रॉन्ग्स, पंजाब रॉन्ग्स, खिलाफत रॉन्ग्स को रेक्टिफाई करना और एक वेग सा स्वराज हासिल करना था। मेथड्स में क्या अंतर था? मेथड्स में बड़ा अंतर था। CDM में लॉ वायलेशन, कानून तोड़ना मूवमेंट के स्टार्ट से ही प्लान का हिस्सा था, जबकि NCM में नॉन कोऑपरेशन पर ज्यादा जोर था, लॉ ब्रेकिंग बाद में सोचा गया था। पार्टिसिपेशन के पैटर्न्स में? पार्टिसिपेशन में भी अंतर था। CDM में इंटेलिजेंसिया का प्रोटेस्ट, जैसे लॉयर्स का प्रैक्टिस छोड़ना या स्टूडेंट्स का बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल, कॉलेज छोड़ना, NCM के मुकाबले कम था। मुस्लिम पार्टिसिपेशन भी NCM से काफी कम रहा और कोई मेजर लेबर अपसर्ज भी नहीं हुआ, जैसे NCM के दौरान कुछ जगहों पर दिखा था। लेकिन फिर भी ये बड़ा आंदोलन था। हाँ, क्योंकि पेजेंट्स और बिजनेस ग्रुप्स का मैसिव पार्टिसिपेशन था, जिसने इन कमियों को कॉम्पनसेट किया। अरेस्ट की संख्या, जैसा हमने बात की, CDM में NCM से करीब 3 गुना ज्यादा थी। और ऑर्गेनाइजेशनली देखें तो कांग्रेस CDM के समय ज्यादा स्ट्रांग और बेहतर ऑर्गेनाइज थी। पैक्ट के बाद मार्च 1931 में कराची में कांग्रेस का स्पेशल सेशन हुआ। वहां क्या हुआ? हाँ, ये सेशन मार्च 29 को शुरू हुआ। इससे सिर्फ 6 डेज पहले मार्च 23 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो माहौल बहुत गमगीन और गुस्से का था।
गांधी जी जब कराची जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें पंजाब नौजवान भारत सभा के कार्यकर्ताओं के ब्लैक फ्लैग डेमोन्स्ट्रेशंस का सामना करना पड़ा। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि गांधी जी फांसी रुकवाने में नाकाम रहे। तो कांग्रेस का स्टैंड क्या रहा इस पर? कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया। इसमें पॉलिटिकल वायलेंस को तो डिसअप्रूव किया गया, लेकिन साथ ही तीनों मार्टर्स की ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस को एडमायर किया गया। सेशन ने दिल्ली पैक्ट यानी गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया और पूर्ण स्वराज के गोल को रीइटरेट किया। इस सेशन की सबसे मेमोरेबल बात क्या थी जो आज भी याद की जाती है? वो थे 2 रेजोल्यूशंस, एक फंडामेंटल राइट्स पर और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर। ये बहुत लैंडमार्क रेजोल्यूशंस थे। फंडामेंटल राइट्स वाले में क्या था? इसमें बेसिक राइट्स गारंटी किए गए थे, जैसे फ्री स्पीच एंड प्रेस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड असेंबल पीसफुली, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कानून के सामने बराबरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, धर्म के मामले में स्टेट न्यूट्रलिटी, फ्री और कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन और माइनॉरिटीज के कल्चर, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट की प्रोटेक्शन। ये भविष्य के संविधान की नींव रख रहे थे। और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम? इसमें किसानों और मजदूरों के लिए ठोस बातें थीं, जैसे रेंट और रेवेन्यू में सब्सटैंशियल रिडक्शन, अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स को एग्जेम्पशन, एग्रीकल्चरल इंडेटेडनेस से रिलीफ, सूदखोरी यूजरी पर कंट्रोल, वर्कर्स के लिए बेटर वर्क कंडीशंस, लिविंग वेज, लिमिटेड आवर्स, वुमेन वर्कर्स की प्रोटेक्शन, वर्कर्स और पेजेंट्स को यूनियंस बनाने का अधिकार और की इंडस्ट्रीज, माइंस और ट्रांसपोर्ट पर स्टेट ओनरशिप या कंट्रोल। इसका सिग्निफिकेंस क्या था? इसका सिग्निफिकेंस ये था कि ये पहली बार था जब कांग्रेस ने इतनी डिटेल में बताया कि स्वराज आम जनता के लिए, स्टार्विंग मिलियंस के लिए क्या मायने रखेगा, कि पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ इकोनॉमिक फ्रीडम भी जरूरी है। कराची रेजोल्यूशन आने वाले सालों में कांग्रेस का बेसिक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम बना रहा। तो ये थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की डिटेल्ड एनालिसिस, इसका बैकग्राउंड, की इवेंट्स जैसे दांडी मार्च, इसका रीजनल स्प्रेड, मास पार्टिसिपेशन के पैटर्न्स, गांधी इरविन पैक्ट और आखिर में कराची रेजोल्यूशन। हमने देखा कैसे पूर्ण स्वराज की डिमांड शेप हुई और मास मोबिलाइजेशन के नए फॉर्म्स इमर्ज हुए। सोचने वाली बात यह है कि जहां सीडीएम ने फ्रीडम स्ट्रगल को एक नई हाइट दी, वहीं इसने फ्यूचर चैलेंजेस जैसे कम्युनल डिवाइड और डिफरेंट सेक्शंस की वेरिंग एस्पिरेशंस को भी सरफेस पर लाया। हाउ डिड दीज इंटरनल डायनामिक्स शेप द फाइनल फेज ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस? इस पर विचार किया जा सकता है। ये था आज का यूपीएससी बुक स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का समरी ऑडियो बुक। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।